हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बूफिंग कफ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कुक्कुर खांसी या काली खांसी के बारे में। तो आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैं लेता हूँ तो बुक, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और उसी के बेसिस पे लेता हूँ। तो जो ये मेरा चैनल है राहुल राज देशवाली, इसका कोई सच या झूठ होने का दावा नहीं करता है। For more information, you can mail me anytime rahulrajmeena41494@gmail.com। तो आज हम बात करेंगे बुफिंग कफ के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे होंगे, ये काली खांसी होती है। तो उस पेशेंट का मरीज है ये, मतलब वही पेशेंट है काली खांसी वाला। उसमें क्या होता है, साथ में रनी नोज। रनी नोज मीन्स, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो रनी नोज मीन्स लगातार नाक बहती है, साथ में सीवियर कफ, और उसका जो साउंड रहता है बुफ करके आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बूफिंग कफ। ओके। तो बूफिंग कफ अल्सो नोन एज पर्ट्यूसिस और 100 डे कफ। बूफिंग कफ को हम पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं, और 100 डे कफ मतलब 100 दिन खांसी के नाम से भी जानते हैं। तो पर्ट्यूसिस इज वन ऑफ द 6 किलर डिजीज। पर्ट्यूसिस एक 6 किलर डिजीज है जो कि यंग चिल्ड्रन में होती है, और एक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इट इज एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट गेट्स इनटू योर नोज एंड थ्रोट्स, जो कि नोज और थ्रोट्स में होता है। इट इज एन हाईली कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज। एक ये इतनी संक्रामक बीमारी है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है। और इसको चाइनीज जो बुलाते हैं, द चाइनीज कॉल इट अ 100 डे कफ। इसका 100 डे कफ इसलिए नाम पड़ा है कि जो चाइनीज लोग होते हैं इसको 100 डे कफ के नाम से जानते हैं। तो जो काली खांसी है या बूफिंग कफ है, उसको हम कुकुर खांसी से के नाम से भी जानते हैं। जो इसका जीवाणु है या जो भी इसका बैक्टीरिया है, वो संक्रमण होता है, जो कि सबसे पहले हमारी नाक में, ओके, सबसे पहले क्या करता है, हमारी नोज में और थ्रोट को सबसे पहले प्रभावित करता है ना। और यह प्राय 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। इस कारण इस बीमारी का नामकरण इस आधार पर किया गया है कि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति सांस लेते समय भौंकने जैसी आवाज करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बुफिंग कफ। यह बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस कहलाने वाले जीवाणु के कारण होता है, जो कि इसका एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, जिसकी वजह से होता है। यह जीवाणु व्यक्तियों के बीच श्वसन क्रिया से निष्कासित जीवाणुओं से फैलती है। तब यह होता है जब ये इंफेक्शन युक्त व्यक्ति खांसते हैं या छींकते हैं, तो उनके कांटेक्ट में आने से भी हमको होता है, और इसमें स्पेशली नाक से पानी गिरता है। ठीक है, देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू के पार का एक बुक है, उसके अकॉर्डिंग इट इज एन अक्यूट इन्फेक्शन। अक्यूट इन्फेक्शन मींस यह एक कम दिनों की होने वाली बीमारी है, यूजुअली ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो कि बच्चों में, यंग चिल्ड्रंस में होती है, कोज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस एक जीवाणु है या बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से ये बुफिंग कफ होता है। इट इज क्लिनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय, जब ये हो जाता है तो क्लिनिकली हमको क्या होता है, इंसीडियस ऑनसेट विथ माइल्ड फीवर। अपने को फीवर आता है, फीवर में आने के साथ साथ इरिटेटिंग कफ, मतलब कफ इतना होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं। ओके। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द के पार्क। एंड सेकेंड डेफिनेशन इज बुफिंग कफ या पर्ट्यूसिस, इट इज एन इन्फेक्शन। ये क्या है, एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल डिसीज है, दैट कॉज अनकंट्रोलेबल कफिंग। मीन्स जिसके कारण हमको अनकंट्रोलेबल कफिंग, मतलब हम जो भी हमको खांसी हो रही है हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स मीन्स कि फीवर देन 1 मिलियन केसेस पर ईयर इन इंडिया। ओके, इसके 1 मिलियन केसेस हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं हर साल। इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड है 7 से 14 दिन होता है, बट मोर देन 3 वीक्स, मतलब 3 वीक से ज्यादा नहीं हो पाएगा, और 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। देन एपिडेमियोलॉजी, जैसे कि आप देख सकते हैं, होस्ट, होस्ट में हम हो सकते हैं जैसे कि यंग चिल्ड्रन होंगे। ओके। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, जो कि इसके पैथोजेंस है,
जो एजेंट्स है वो क्या है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो कि एक सीजनल सीजन में होता है। ओके, तो दीज आर द अबाउट ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। तो अब एजेंट क्या है, इसका एजेंट है द एजेंट, positive agent is a Bordetella pertussis. Okay, the agent is present in the nasopharyngeal bronchial secretion of a case of whooping cough, जो कि nasopharyngeal में होता है एक bronchial secretion के थ्रू। whooping cough is most infectious during कैटराल स्टेज। ओके, एक मोस्ट इन्फेक्शन है जो कि ड्यूरिंग कैटराल स्टेज में होता है। द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज कंसिडर्ड एज 1 week आफ्टर एक्सपोजर टू अबाउट 3 week द ऑनसेट ऑफ पैरामिक्सोल स्टेज। ओके, देन इसके होस्ट, होस्ट कौन होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया यंग चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो वोफिंग कफ मोस्टली अकर इन द इन्फेंट्स, प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड इट्स हाई इंसिडेंस इन द सीन इन स्कूल चिल्ड्रन या चिल्ड्रन बिलो 5 year ऑफ एज। जो कि ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस या पर्ट्यूसिस बीमारी है या कुक्कर खांसी जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये स्पेशली सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, जो कि 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनमें अधिकतर डिसीज होने की संभावना होती है। अब द इंसिडेंस एंड द मोर्टेलिटी इज मोर इन मेल देन फीमेल। सबसे ज्यादा फीमेल में ये ज्यादा हो सकता है, मेल में भी हो सकता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब ये कहाँ कहाँ, मतलब कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पर इट अकर इन ओवर क्राउडिंग एरियाज, मीन्स जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो। ये एक ही फैमिली में एक ही रूम में 5-6 लोग रह रहे हो, तो मतलब जिसको बोलते हैं हम कि ज्वाइंट फैमिली में भी हो सकता है, जहां पर ओवर क्राउडेड पर्सन रहते होंगे वहां पर हो सकता है। मोर केसेस अकर ड्यूरिंग द विंटर एंड स्प्रिंग मंथ्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे सीजन वाले उसमें सीजन में होता है, जैसे कि विंटर सीजन में स्पेशली इसके ज्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं। ओके, लो सोशियो इकोनॉमिक इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एनवायरमेंटल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुफिंग केयर। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि लो सोशियो इकोनॉमिक मीन्स कि जिनके पास, जो गरीब लोग हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब वो दिन भर कमाते हैं, अब उनके पास रहने के लिए एक ही कमरा है और उसमें उनमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा है, मतलब फैमिली में मेंबर ज्यादा है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इस कारण से भी लो सोशियो इकोनॉमिक में फैमिली में भी ये पाया जाता है। ओके, क्योंकि वो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, जिनके कारण उनका इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग नहीं होता है। बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की जो फैमिली होती है या पुअर फैमिली होती है, पुअर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनमें सबसे ज्यादा होने के चांस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ओके, तो बोफिंग कफ और पर्टिसिस स्प्रेड मेनली बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे कि जो बोफिंग कफ है, काली खांसी है, और यह पर्टुसिस है, स्पेशली किससे फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स स्नीजिंग और कफिंग, मतलब खांसने और छींकने से हो सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये नेसोफेरेंजियल मतलब नाक में इसका जो वो वायरस है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस जो वायरस है, वो कहाँ होता है, नाक में होता है। जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो ये क्या होगा, तो भी ये जो वायरस है, जो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में होने के चांसेस इस बीमारी। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे, उस पर्सन के हम साथ में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो भी हमको ये हो सकता है। द बेसिलाई आर स्प्रेड इन एयर व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज और टॉक्स। जब ये बेसिलाई है, जो बैक्टीरिया है, जब हवा में कोई इंसान बात करता है या खांसता है या छींकता है तो क्या होता है, दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है, इस वजह से भी हो सकता है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो वोफिंग कप ओनली 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज होती है कैट्राल स्टेज, जो कि 1 से 2 सप्ताह की होती है। ओके, दूसरा होता है पेरोक्सिमल स्टेज। पेरोक्सिमल स्टेज 1 से लेके 6 सप्ताह की होती है। और कन्वल्सेंट स्टेज, ओके, कन्वल्सेंट स्टेज जो होता है 2 to 3 week होता है। तो अब हम इनको देखेंगे वन बाय वन। आप इसको भी देख सकते हैं, जैसे चरण, जैसे कि कैट्रल स्टेज में क्या होता है, इस लक्षण में क्या होता है, छींकना, आंखों से पानी आना, नाक बहना, भूख कम होना, हमारी ऊर्जा का ह्रास होना और रात के समय खांसना शामिल होता है। अब जो प्रॉक्सिमल स्टेज होता है, इसमें अंदर क्या होता है, इन लक्षणों में लगातार खांसते रहना, जैसे बर्सेनिंग का मतलब कंटिन्यू कफिंग होगी, और इसके बाद भौंकने जैसी आवाज आना। ओके, भौंकने जैसी आवाज आना, जब
तब जबकि बीमार व्यक्ति सांस लेने का प्रयास करता है आदि शामिल है। ओके। अब जो कन्वल्सेंट स्टेज है, कन्वल्सेंट स्टेज इसके अंतर्गत सुधार की प्रक्रिया आती है, जबकि खांसना ना तो लगातार होता है और ना गंभीर। यह स्तर 4 सप्ताह से प्रिय आरंभ होता है। यह कुकर खांसी कम आयु के रोगियों की होती है। खांसी 2 सप्ताह तक रहती ही है। ओके। हो जाता है तो हमको इसको कैसे पता लगा सकते हैं? पूरी हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, जैसे कि मैं आप पहले भी बता चुका हूँ। हिस्ट्री टेकिंग, कोई भी इस प्रकार की बीमारी से पहले से अफेक्टेड तो नहीं है पर्सन, हम ये पता करेंगे फैमिली से, और मरीज से भी हम पूछेंगे और उसको बोलेंगे एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हम ऐसे पता करेंगे उसका, जब हम भी फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि उसका पूरा टेस्ट करेंगे शरीर का, एग्जामिन करेंगे, तो हम पता लगा सकते हैं इसको ये बीमारी है या नहीं। तीसरा होता है नोज और थ्रोट कल्चर एंड टेस्ट। अब नोज और थ्रोट कल्चर इसलिए लेंगे हम क्योंकि जो ये हमारा वायरस है, जो ये वायरस हमारा होता है वो नाक में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमको नोज और थ्रोट कल्चर लेना है। तो योर डॉक्टर टेक्स अ स्वैब और सक्शन simple from the area where the nose and throats, okay, meet nasopharynx. The sample is then checked for evidence of the presence of whooping cough bacteria. अब आपका डॉक्टर्स या जो भी नर्सेस हैं वो आपका सैंपल्स लेंगी। कहाँ से लेंगी? नोज एंड थ्रोट से, जो कि नेजोफेरिंक्स से। जो है सैंपल चेक करने के लिए या एविडेंस के लिए हम लेंगे कि आपको बूफिंग कप प्रेजेंट में है या नहीं है। ओके। देन सेकेंड ऑप्शन इज है हमारे पास में ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट, ब्लड सिंपल सैंपल में बी ड्रॉन एंड सेंड टू अ लैब टू चेक योर व्हाइट ब्लड सेल काउंट्स। हम इसमें क्या करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे। कहाँ से? आपकी बॉडी से, और साथ हम इसको लेबोरेटरी में भेज देंगे और उसमें हम चेक करेंगे आपका WBC काउंट, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। यदि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है तो WBC का रेट बढ़ा हुआ आएगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 4000 से 11000 हमारा बॉडी के अंदर WBC रहता है। यदि मोर देन 11000 आता है, इट मीन वो इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स हैज द बॉडी फाइट इन्फेक्शंस सच एज बूफिंग कप। जैसे कि हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है तो क्या करता है, उसके अगेंस्ट फाइट करने लगता है। जैसे कि बूफिंग कप यदि हमारी बॉडी के अंदर आया तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, उसके अगेंस्ट फाइट करेगा। तो हाई white blood cells count typically indicate the presence of infection or inflammation. Okay, this is a general test and not specific for buffing cup. देखिए एक जनरल टेस्ट होता है जो कि कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बूफिंग कफ के लिए हो। बस हम इसमें इतना सा पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर इसका जो लेवल है WBC का हाई हुआ है या नहीं। यदि हाई हुआ है तो वो यह भी इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है या कोई या इन्फ्लामेशन है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर बूफिंग कफ का इन्फेक्शन है, और अदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं। And third option is a chest X-ray. So your doctor may order a chest X-ray to check for the presence of inflammation or fluid in the lungs, which can occur when pneumonia complicates whooping cough and other respiratory infection. अब हम चेस्ट एक्सरे ही क्यों करेंगे? चेस्ट एक्सरे इसलिए करेंगे कि यह जो वूफिंग कफ या पार्ट्यूसिस या कुकर खांसी या काली खांसी जो है, तो वो क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। ओके, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो हमारा कफ कहाँ से होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इसलिए हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे से भी हम पता लगा सकते हैं। पेनिसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन, ओके, का प्रयोग मिनिमम 7 से 10 दिन तक करना चाहिए। आजकल क्लोरामफेनिकोल का व्यवहार अत्यधिक किया जा रहा है क्योंकि यह दवा अत्यधिक सस्ती है। घबराहट दूर करने के लिए भी इनकी गोलियां दी जा सकती हैं। जो श्वसन नलियों की सिकुड़ने को कम करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है। कफ सिरप कफ करने कफ को निकालने के लिए भी दिया जाता है। तो ये इसके हम ट्रीट देखते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, यदि हो जाता है तो हम इसको कैसे सबसे पहले डायग्नोस मतलब बीमारी को कैसे पकड़ सकते हैं। तो वूफिंग कफ शुड बी डायग्नोस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब हम वूफिंग कफ को जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। इट मेड पॉसिबल बाय बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। किसके थ्रू? बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द नेसोफेरेंजियल सिक्रिएशन टेकन फ्रॉम नोज एंड
थ्रोट। अब जो हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं जल्दी से जल्दी, सबसे पहले हमको बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, और वो सैंपल कहाँ से लेना है, जो भी सिक्रिएशन होगा नोज और थ्रोट से जो सिक्रिएशन होगा वो लेना है हमको। ओके, जिसके बाद में हम बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। अब आइसोलेशन, द पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड अंटिल कंसिडर्ड टू बी नॉन इन्फेक्शन। आइसोलेट मीन पेशेंट को एक तरफ या एक कमरे में अलग रखना है, क्योंकि यह एक कम्युनिकेबल डिसीज है। तो कम्युनिकेबल डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती है, इसलिए हमको यह जो बीमारी है या ये जो बीमारी वाले मरीज है उनको आइसोलेट करके रखना है, जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए और तब तक उनकी बॉडी के अंदर से पूरा इन्फेक्शन ना चला जाए। ओके, then immunization, active immunization against pertussis with DPT. It is an effective means of control and prevention of disease. Okay, active immunizations देना है, और जो कि क्या होगा, इफेक्टिव होगा, किसको कंट्रोल करने में, अपने ब्रूफिंग कफ को, और प्रिवेंट भी कर सकता है। कंबाइंड वैक्सीन मीन्स जो डीपीटी का वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, इट इज ना कंबाइंड वैक्सीन, एक ही कंबाइंड वैक्सीन है जो कि 3 डिसीज को कंट्रोल करता है। ओके, इट इज गिवन एट द एज ऑफ 6 to 10, 6, 10 and 14 weeks, and the booster doses are given at 16 to 24 months and at 5 to 6 years. यह हम दे सकते हैं 6 वीक में, 10 वीक्स में, 14 वीक्स में, और बूस्टर जो डोज रहेंगे हम वो दे सकते हैं 16 to 20 months, 24 months and 5 to 6 years, ऑलरेडी मैं बताया हुआ। दूसरा सिंगल वैक्सीन, ये किल्ड हॉल सेल प्रिपरेशन वैक्सीन होता है, अवेलेबल है, जो कि अगेंस्ट पर्ट्यूसिस के लिए होता है अकेला। ओके, जो ये कन्वेंशनल वैक्सीन होता है 0.5 ml हम दे सकते हैं, जो कि IM और SC या सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। यह वैक्सीन ओनली 3 डोज में दे सकते हैं 6 to 8 वीक्स के इंटरवल्स में, स्टार्टिंग व्हेन द इन्फेंट इज 2 to 3 मंथ ओल्ड। जब ये वैक्सीन को हम देंगे तो वो किसके, जब इन्फेंट का जो एज होगा 2 to 3 मंथ होना चाहिए। 2 बूस्टर स्पेस एट 3 year इंटरवल शुड फॉलो प्राइमरली इम्यूनाइजेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, इन्फेंट्स यदि 6 साल से छोटा है तो वो हायर रिस्क में आ सकता है, तो उनको एपनिया हो सकता है, सांस लेने की नहीं बन सकती है, जिसको हम बर्थ अस्फिक्सिया बोल सकते हैं, जिससे डेथ भी हो सकती है। ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, इंसेफेलोपैथी मीन्स ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ इन्फेंट्स लेस देन 2 month ऑफ एज, जिनकी जो डेथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1% इन्फेंट्स जो रहते हैं जिनकी जो एज रहती है 2 महीने से कम होती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है या किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन मेल मी राहुल राजमीना 41494@gmail.com। थैंक यू।